मैं सनोज यादव आप सभी को ज्ञान मंत्र एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप पेपर के उद्देश्य से पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से हमारी पहले की कुछ क्लासें चल चुकी हैं, जिसमें हम पढ़ाए थे पोषण पढ़ा चुके थे, श्वसन पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ाने वाले हैं विसरण। आज हम पढ़ाने वाले हैं विसरण। विसरण पढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगी विसरण। अब पढ़ाएंगे कि विसरण क्या होता है। सुन लो, विसरण 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 क्या होता है। विसरण एक कोश की जीवों में विसरण समूह द्वारा होता है। एक कोश की जीवों में विसरण सतहों द्वारा होता है। क्योंकि एक कोश की जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में होते हैं। सीधे संपर्क में होते हैं, जिन्हें भोजन के लिए गैसों के आदान प्रदान के लिए तथा वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए विशेष अंग नहीं होते। कोई विशेष अंग नहीं होता है। जबकि बहुकोश की जीव बहुकोश की जीव की सभी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आ सकती। इसलिए
इसलिए उन्हें भोजन के लिए भोजन के लिए भोजन के लिए गैसों के आदान प्रदान के लिए गैसों के आदान प्रदान गैसों के आदान प्रदान तथा वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए एक विशेष अंग होते हैं, एक विशेष प्रकार के अंग की आवश्यकता होती है, अंगों की आवश्यकता होती है। देखो विसरण क्या होता है, विसरण एक कोश की जीवों में विसरण स्वतः द्वारा होता है। जैसे क्या हो गया तुम्हारा अमीबा हो गया, अमीबा क्या होता है, एक कोश की जीव होता है। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा क्या होता है, एक कोश की जीव होता है। और एक कोश की जीवों में जो विसरण की क्रिया होती है वे सतहों के द्वारा होती है। वे किसके द्वारा होती है, इनकी सतह के जो इनकी सतह है इन सतह के द्वारा होती है। विसरण की क्रिया किसके द्वारा होती है, उनकी सतह के द्वारा। ये जो उनकी क्या है, ये सतह है, इस सतह के द्वारा उनकी क्या होती है, विसरण की क्रिया होती है। इस सतह के द्वारा उनकी में क्या होती है, विसरण की क्रिया होती है। क्योंकि एक कोश की जीव जो होती है वे पर्यावरण की क्या होती है, सीधे संपर्क में होती है। ये जो इनकी जो सतह है, जो क्या है, इनकी जो सतह है ये पर्यावरण की क्या है, पर्यावरण के सीधे संपर्क में, पर्यावरण के सीधे संपर्क में है। इसलिए इनमें क्या होता है, जो विसरण होता है वे क्या होता है, जो इनमें क्या होता है, विसरण के द्वारा क्या होता है, विसरण द्वारा क्या होता है, परिवहन होता है। जैसे भोज्य पदार्थ के लिए भोजन के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए, भोजन के लिए और गैसों के आदान और प्रदान के लिए तथा वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए। वर्ज्य पदार्थ का मतलब होता है जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, मतलब हमारे शरीर में बनने वाले खराब पदार्थ। तो जो क्या होता है, जो खराब पदार्थ के निष्कासन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, उनके पास कोई एक विशेष अंग नहीं होता है। जबकि क्या होता है, जो बहुकोश की जीव होते हैं, जबकि जो क्या होता है बहुकोश की जीव होते हैं, उनमें क्या होती है, उनकी सभी कोशिकाएं, जो बहुकोश की जीव होते हैं वे बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जो सभी कोशिकाएं, उनकी सभी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आ सकती है, जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आ सकती है। इसलिए इन्हें भोजन के लिए गैसों के आदान और प्रदान के लिए तथा वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक प्रकार के अंग की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बहुकोश के जीवों में एक विशेष प्रकार के अंगों की आवश्यकता होती है, जबकि क्या होता है, जो एक कोश की जीव होती है उनमें एक विशेष प्रकार के अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। और बहुकोश के जीवों में एक विशेष प्रकार के अंगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पर्यावरण के सीधे संपर्क में इनकी सभी कोशिकाएं नहीं आ सकती है बहुकोश के जीवों की। जबकि क्या होता है, जो एक कोश की जीव होती है वे क्या होती है, पर्यावरण के सीधे संपर्क में उनकी कोशिकाएं होती हैं। अब हम पढ़ाएंगे अगली टॉपिक। आया में सुन लो एक बार फिर से कि जो क्या होता है, एक कोश की जो जीव है, जो क्या है, एक कोश की जीव है। एक कोश की जीव तो एक केवल कई कोशिका से बने होते हैं। इसलिए एक कोश की जीवों में जो विसरण होता है ये सतह के द्वारा होता है, जो उनमें फैलाव होता है। विसरण का मतलब जो फैलाव होता है वे किसके द्वारा होता है, वे सतह के द्वारा होता है। जो ये फैलते हैं किसके द्वारा फैलते हैं, सतह के द्वारा फैलते हैं। क्योंकि एक कोश की जीव क्या होती है, पर एक कोश की जो क्या होते हैं, जीव होते हैं, जो क्या होते हैं, जीव होते हैं, वे पर्यावरण के सीधे संपर्क में होते हैं।
पर्यावरण के सीधे संपर्क में होते हैं, जिन्हें भोजन के लिए गैसों के आदान प्रदान के लिए, फिर उसके बाद वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं होता है। जबकि बहुकोश के जीव, अब बहुकोश के जीव आ गया तो यहाँ पर समझ जाना है कि जो बहुकोश के जीव होते हैं उनके क्या होते हैं, बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जो बहुकोश के जीव होते हैं वे बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो क्या होते हैं, बहुकोश के जीवों की जो सभी कोशिकाएं हैं, जो सभी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आ सकती है, पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आ सकती है। इसलिए इन्हें भोजन के लिए गैसों के आदान प्रदान के लिए, फिर वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए एक विशेष प्रकार की अंगों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक विशेष प्रकार के अंगों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे परिवहन। क्या पढ़ेंगे, परिवहन। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अगला हम पढ़ेंगे परिवहन। अगली टॉपिक पढ़ेंगे परिवहन। विसरण हो गया, पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन परिवहन क्या होता है, परिवहन क्या होता है। बहुकोश की जीव बहुत सी अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जो बहुकोश की जीव होती है, बहुकोश की जीव बहुत अधिक बहुकोश की जीव में बहुत सी अधिक कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आ सकती, इसलिए उन्हें भोजन के लिए उन्हें भोजन के पाचन के लिए पाचन तंत्र श्वसन के लिए श्वसन तंत्र तथा पाचन श्वसन तथा पाचन श्वसन और उत्सर्जन के लिए और वर्ज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। आया समझ में? देख लो क्या होता है कि जो क्या होता है एक कोश बहुकोश की जीवों में, बहुकोश की जीव जो होते हैं जीवों में, बहुकोश की जीवों में बहुत अधिक कोशिकाएं होती हैं। बहुत अधिक क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। अभी हम बताएं कि जो बहुकोश की जीव होते हैं वे जीव होते हैं जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो बहुकोश की जीवों में बहुत अधिक क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। जो कोशिकाएं होती है जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आ सकती, जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आ सकती, इसलिए पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आ सकती, इसलिए उन्हें भोजन के पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए, पाचन तंत्र की, इसके पाचन तंत्र की, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र की, तथा पाचन, श्वसन और वर्ज्य पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है। आया? अभी हम बता रहे हैं कि जो बहुकोश की जीव होते हैं वे बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जीव में बहुत क्या होती है? बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो बहुकोश की जीवों में क्या होती है? बहुत अधिक कोशिकाएं होती हैं जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में, अब जो क्या है बहुत सी कोशिकाएं हैं तो सभी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आ सकती, इसलिए उन्हें श्वसन के लिए, इसलिए उन्हें भोजन के पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए पाचन तंत्र की, किसकी होती है? पाचन तंत्र की आवश्यकता होती है। और श्वसन के लिए, और श्वसन के लिए गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन तंत्र की, किसकी? श्वसन तंत्र की, तथा वो पाचन, पाचन, श्वसन और वर्ज्य पदार्थों के, वर्ज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, यहां से वहां तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। इसकी परिवहन की आवश्यकता होती है। आया? एक बार उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। ये भी हो गया। फिर हमारा अगली टॉपिक है परिवहन हो गया, फिर आता है परिवहन हो गया, फिर आता है उत्सर्जन। क्या आता है? उत्सर्जन आता है। उत्सर्जन हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे। उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है देख लो। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है हम पढ़ेंगे। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है? वो अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के लिए, पदार्थों के उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन के लिए विशिष्ट प्रकार के ऊतक
एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार का उत्तर होता है, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तथा शरीर के विभिन्न भागों से परिवहन के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से परिवहन के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन तंत्र तक पदार्थों को उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाया जाता है, पहुंचाता है। परिवहन के द्वारा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन तंत्र तक क्या होता है, पहुंचता है। जो क्या होता है उत्सर्जन क्या होता है, पदार्थों के उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार का उत्तर का क्या होता है, विकास होता है। उत्तर का क्या होता है, विकास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। पदार्थों के उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार के उत्तर का क्या होता है, विकास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तथा शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों से परिवहन के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन तंत्र तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। शरीर को क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाया जाता है। परिवहन के द्वारा क्या किया जाता है, परिवहन के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन तंत्र तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। यह है परिवहन। फिर हम पढ़ेंगे कि भोजन या पोषण की आवश्यकता। हम आगे पढ़ेंगे भोजन तथा पोषण की आवश्यकता। भोजन या पोषण की आवश्यकता हम पढ़ेंगे ललिता में भोजन की आवश्यकता। भोजन या पोषण की आवश्यकता। भोजन तथा पोषण की आवश्यकता हमें निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। भोजन या
पोषण की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता आवश्यकता शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। शरीर के विभिन्न विभिन्न कार्यों में किया जाता है, किया जाता है। जो भोजन या पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्योंकि हम क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए भोजन तथा पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे पहला है ऊर्जा की पूर्ति के लिए। पहला हम क्या करते हैं, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है कि पहला होता है पोषण की पूर्ति के लिए, पोषण की पूर्ति के लिए, पोषण की आपूर्ति के लिए। जो भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। आपूर्ति के लिए मतलब भोजन की जो आवश्यकता होती है ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर है किसके लिए किया जाता है? फिर उसके बाद शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के वृद्धि विकास के लिए। तो शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए। फिर तीसरा हमारा है, तीसरा जो होता है भोजन की आवश्यकता हमारा शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत के लिए। शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए। फिर चौथा है हमारा प्रतिरोधक क्षमता के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के लिए, टूट फूट के वृद्धि के लिए होता है। फिर क्या होता है? पहला होता है ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में होने वाले प्रत्येक दिन होने वाले टूट फूट के वृद्धि के लिए होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद हमें भोजन की आवश्यकता क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के लिए होता है। आया समझ में? पहला होता है ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। भोजन की आवश्यकता हमें विभिन्न कार्यों में, शरीर के विभिन्न कार्यों में किया जाता है। पहला होता है ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, मतलब जब हम क्या कार्य को करते हैं तो ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे? भोजन करेंगे। फिर उसके बाद शारीरिक वृद्धि के लिए, जब हम क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हमारी वृद्धि कैसे होती है? भोजन से ही हमारे शरीर की क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर शरीर में प्रत्येक दिन होने वाली टूट फूट की मरम्मत, जो क्या होता है, मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं तो पता चला कि हमारा क्या हो गया, हाथ कट गया हो, पैर कट गया हो या स्क्रैच आ गया हो, तो इसमें जो हमारा प्रत्येक दिन हमारे शरीर में जो टूट फूट होता है तो उसकी मरम्मत के लिए हम क्या करते हैं? भोजन की आवश्यकता होती है। फिर प्रतिरोधक क्षमता के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के लिए जब हम क्या करते हैं, भोजन नहीं करते तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी क्या होती है? हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, पहला पढ़ेंगे भोजन की आपूर्ति। हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे कि भोजन की आपूर्ति। पहला हम पढ़ेंगे भोजन की आपूर्ति। पहला पढ़ेंगे भोजन की आपूर्ति। पहला हम पढ़ेंगे भोजन की आपूर्ति। जैविक कार्यों में
जैविक जैविक कार्यों में व्यय ऊर्जा की पूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा होती है। भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा होती है। जैविक कार्यों में व्यय ऊर्जा की पूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा होती है। जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा होती है, जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, जो पोषक भोजन में उपस्थित भोजन के पोषक तत्वों का क्या होता है? तत्व कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? उत्पन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट जिसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज उत्पन्न होता है। ग्लूकोज का उत्पादन होता है। उत्पादन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है जो रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में संचित करती है। गतिज ऊर्जा में संचित करती है। जो गतिज ऊर्जा को क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में क्या करती है? संचित करती है। जो क्या होता है? जैविक कार्य में व्यय ऊर्जा की पूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा होती है। जैसे मान लो हम भोजन किए और हम सांस लिए, ये जाकर के क्या करता है? भोजन को दो भागों में क्या कर देता है? तोड़ देता है। जिससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, जैसे क्या होता है? ग्लूकोज का उत्पादन होता है। उत्पादन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज के उत्पादन से क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा होती है, और रासायनिक ऊर्जा को ये क्या करता है? गतिज ऊर्जा में संचित करती है। हम क्या करते हैं? इस रासायनिक ऊर्जा को भी क्या करता है? गतिज ऊर्जा में क्या करता है? संचित होता है। गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित होता है। आयतन में भोजन की आपूर्ति क्या होती है? कि जैविक कार्यों में व्यय ऊर्जा, जैसे मान लो जैविक कार्य मतलब हम कोई भी क्या कर रहे हैं? कार्य को कर रहे हैं, तो उसमें जो ऊर्जाएं हमारी क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। जो ऊर्जा क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जब हम भोजन करते हैं और सांस लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन जाकर के वे क्या करती है? भोजन को तोड़ती है। तो उस समय क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और वे भोजन पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का क्या करता है? उत्पादन करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज का क्या करता है? उत्पादन करता है। इससे उत्पन्न ऊर्जा होती है। जब क्या होता है? ग्लूकोज में दो भागों में टूटता है, वही भागों में भोजन क्या होता है? ऑक्सीकरण के द्वारा टूटता है अपघटन से। तो क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में क्या करती है? संचित करती है। जो रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में क्या करती है? संचित करती है। फिर अगला पढ़ाएंगे। दूसरा नंबर है कि शरीर में वृद्धि।
अगला हमारा है शरीर में वृद्धि। अगला हमारा टॉपिक रहेगी शरीर में वृद्धि। शरीर में वृद्धि। दूसरा है शरीर में वृद्धि। शरीर में वृद्धि। अब देखो शरीर में वृद्धि क्या होता है? पची हुई भोजन को पची हुई भोज्य पदार्थों को जीव द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लेना। अवशोषित कर लेना ही स्वांगीकरण कहलाता है। कर लेना ही स्वांगीकरण कहलाता है। जिससे स्वांगीकरण से जीव द्रव्य में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। स्वांगीकरण के द्वारा जीव द्रव्य में वृद्धि हो जाती है। जीव द्रव्य में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे जीवधारी में भी वृद्धि होती है। जिससे जीवधारियों में भी वृद्धि होती है। जीवधारी में क्या होती है? वृद्धि होती है। उसमें उपस्थित प्रोटीन भोज्य पदार्थों में उपस्थित वृद्धि होती है तथा ये वृद्धि भोजन में उपस्थित भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व प्रोटीन विटामिन तथा खनिज लवण द्वारा होती है। अब सुनो क्या होता है कि शरीर में वृद्धि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर में वृद्धि के लिए
शरीर में वृद्धि के लिए हमें क्या होती है, भोजन अथवा पोषण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हम क्या करते हैं, बचे हुए भोज्य पदार्थ का जीव द्रव्य के द्वारा, बचे हुए भोज्य पदार्थ को जीव द्रव्य के द्वारा अवशोषित कर लेना, जीव द्रव्य के द्वारा अवशोषित कर लेना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। पचे हुए भोज्य पदार्थ को, पचे हुए भोज्य पदार्थ को जीव द्रव्य के द्वारा अवशोषित कर लेना, अवशोषित कर लेना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। और स्वांगीकरण से, स्वांगीकरण से जीव द्रव्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब क्या करता है, जीव द्रव्य स्वांगीकरण करता है, मतलब भोज्य पदार्थों को, पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषण करेगा, तो उस समय क्या होगा, उसके जीव द्रव्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जीव द्रव्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे जीवधारी में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे जीवधारी में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे जीवधारी में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ये वृद्धि भोजन में उपस्थित पोषक तत्व, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवणों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, ये जो वृद्धि होती है वे भोजन में, वे किसमें, भोज्य पदार्थ में जो क्या होता है, उपस्थित पोषक तत्व। और कौन पोषक तत्व, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में वृद्धि होती है। इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। आया समझ में? आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सुन लो एक बार कि पचे हुए भोज्य पदार्थ, जैसे हम भोजन खाएं और हमारे मांस में गया, हमने क्या कर लिया, उसको अच्छे से पचा लिया। पचे हुए भोज्य पदार्थ जब ये अच्छे से छोटे छोटे भागों में टूट गया, वे जब क्या हो गया, पच गया, तो उसको जीव द्रव्य के द्वारा क्या किया जाता है, उसका अवशोषण कर दिया जाता है। अवशोषित करना ही क्या करता है, वे क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। पचे हुए भोज्य पदार्थ को अवशोषित करना, वे क्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। और स्वांगीकरण से जीव द्रव्य में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जब ये सूखा और उसके जीव द्रव्य में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे जीवधारी में, जिससे क्या होता है, जब जीव द्रव्य में वृद्धि हो गई तो जीवधारी में भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और ये वृद्धि भोज्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व, जिससे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया तथा खनिज लवणों से होती है। किसके द्वारा होती है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवणों द्वारा होती है। आया समझ? चलो आगे चलते हैं। तीसरा नंबर है हमारा टूट फूट की मरम्मत। टूट फूट की मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत। अगला टॉपिक हमारी है तीसरा, टूट फूट की मरम्मत। टूट फूट की मरम्मत, मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत। जो टूट फूट का मरम्मत होता है, ये कैसे होता है, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में हमारे शरीर में प्रत्येक दिन होने वाले टूट फूट की मरम्मत प्रोटीन तथा प्रोटीन द्वारा होती है तथा इस क्रिया को
को विटामिन, इस क्रिया को उत्प्रेरित, इस क्रिया को विटामिन तथा खनिज लवण द्वारा एक क्रिया विटामिन तथा खनिज लवण द्वारा, खनिज लवणों द्वारा उत्प्रेरित करती है, द्वारा उत्प्रेरित होती है, जो क्या होता है, बोल रहा है कि हमारे शरीर में प्रत्येक दिन होने वाली टूट-फूट की मरम्मत प्रोटीन द्वारा, पोषक तत्व प्रोटीन के द्वारा होता है। पोषक तत्व भोजन में जो पोषक तत्व प्रोटीन द्वारा होता है। हमारे शरीर में प्रत्येक दिन होने वाली टूट-फूट की मरम्मत पोषक तत्व प्रोटीन द्वारा होती है तथा ये क्रियाएं विटामिन तथा खनिज लवण द्वारा उत्प्रेरित की जाती है, तथा ये क्रियाएं विटामिन तथा खनिज लवण के द्वारा क्या किया जाता है, उत्प्रेरित किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्प्रेरित। तो हमारे शरीर में टूट-फूट की मरम्मत कौन करता है, हमारे शरीर में टूट-फूट की मरम्मत प्रत्येक दिन होने वाली टूट-फूट की मरम्मत पोषक तत्व प्रोटीन के द्वारा, इसके द्वारा पोषक तत्व प्रोटीन द्वारा, इसके द्वारा प्रोटीन द्वारा होती है तथा एक क्रियाएं इस क्रिया को क्या करता है, विटामिन तथा खनिज लवण द्वारा क्या किया जाता है, उत्प्रेरित होती है। ये क्रिया विटामिन तथा खनिज लवण के द्वारा क्या होती है, उत्प्रेरित होती है। जैसे मान लो हमें चोट लग गई और उसकी जब क्या होती है, मरम्मत होती है, तो उसमें प्रोटीन उसकी मरम्मत करने के लिए क्या होता है, प्रोटीन कार्य करती है। हमारे शरीर में टूट-फूट की मरम्मत, जैसे चोट लगी अब उसको ठीक करने में क्या करती है, प्रोटीन की सहायता करती है। और इस प्रोटीन को मतलब जब ठीक होता है तो उस क्रिया को कौन प्रेरित करता है कि अब जो टूट-फूट है सही हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, विटामिन और खनिज लवण के द्वारा क्या होता है, वे उत्प्रेरित होता है टूट-फूट की मरम्मत। फिर अगली हमारी टॉपिक है प्रतिरोधक क्षमता। मेरी हमारी टॉपिक है प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता चौथा नंबर है प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता ये क्या करता है, जो प्रतिरोधक क्षमता है ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने से क्या करता है, बचाता है। तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भोजन के द्वारा भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, जो हमें रोगों से लड़ने में क्या करता है, रोगों से बचाने में सहायता करता है। जो हमें रोगों से बचाने में, रोगों से लड़ने में सहायता करता है।
भोजन द्वारा हमारे शरीर में क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, रोग की प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। भोजन के द्वारा हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, जो हमें रोग से लड़ने की क्या करता है, सहायता करता है। रोगों से लड़ने में क्या करता है, रोगों से लड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। प्रतिरोधक क्षमता जो क्या होता है, भोजन द्वारा हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भोजन के द्वारा हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, जो हमें रोगों से लड़ने में क्या करता है, सहायता करता है, जो हमें रोगों से लड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। आज के हमारे यहीं पर टॉपिक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हम आगे पढ़ेंगे कि पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। आज हमारी लास्ट टॉपिक है प्रतिरोधक क्षमता, जो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जो हमें रोगों से लड़ने की क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। भोजन के द्वारा हमें हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। क्षमता प्रदान करता है। आज की हमारी लास्ट टॉपिक है, कल हम पढ़ाएंगे हमारी अगली टॉपिक होगी, कल हमारी अगली टॉपिक होगी, अगली टॉपिक होगी हमारी अगली टॉपिक होगी पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। हमारी अगली टॉपिक है पोषण के प्रकार। चलेगी। थैंक यू। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जो भी त्रुटियां से लिखेंगे।